अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को भारतीय सैनिकों से हुई झड़प पर चीन की सेना का बयान आया है। इस झड़प को लेकर चीन की सेना ने विवाद का ठीकरा भारतीय सेना पर फोड़ा है। चीनी सेना ने अपनी पहले रिएक्शन में आरोप लगाया है कि भारतीय सेना के जवानों ने अवैध तरीके से विवादित सीमा पार की, जिसकी वजह से झड़प शुरू हुई। इससे पहले चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से सिर्फ इतना बयान दिया गया था कि क्षेत्र में स्थिति स्थिर है। चीन ने भारत को संयुक्त रूप से बॉर्डर इलाकों में शांति बहाल करने की सलाह दी है। हालांकि मोदी सरकार ने बयान में कहा है कि भारतीय सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर उन्हें बाहर खदेड़ दिया। राजनाथ सिंह ने बताया कि इस झड़प में किसी भी भारतीय सैनिक का निधन नहीं हुआ है और ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो वहीं संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एलएसी पर पीएलए ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम बना दिया। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है, अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए। अध्यक्ष महोदय, और इधर अमित शाह ने कहा है कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ ही वक्त में जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। शाह ने कांग्रेस पर चीन से मोटी रकम लेने का आरोप भी लगाया। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापिस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। राजीव गांधी फाउंडेशन के एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने का एक दूसरा भी कारण था। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की, जिसका प्रणेता जाकिर नायक है, जाकिर नायक को पूरा देश जानता है, उनसे भी 7 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। मैं पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन के कर्ता धर्ता जो कांग्रेस की फैमिली पार्टी है, उसी के सदस्य हैं, तो आपको ये पैसा जाकिर नाइक ने किस मकसद के लिए दिया था, इसकी भी स्पष्टता देश की जनता के सामने होनी चाहिए। धन्यवाद। तो उधर विपक्ष ने केंद्र पर तवांग झड़प पर सच्चाई को छुपाने का आरोप लगाया है। विपक्षी दल झड़प पर बयानबाजी के से बजाय बहस की मांग कर रहे हैं। कहाँ क्लैरिफिकेशन है? अरे अपना स्टेटमेंट पढ़ा चले गए, क्लैरिफिकेशन तो हम पूछ रहे थे, क्लैरिफिकेशन के लिए वो तैयार नहीं थे। पहले तो हम चर्चा पूछे, चर्चा को भी तैयार नहीं। इसका मतलब डेमोक्रेसी में जो कुछ भी चीजें होती हैं वो चर्चा से ही सॉल्व होती है, और हम वो जो चर्चा करके बताना चाहते हैं या कुछ स्टेटमेंट देके हम उसमें क्या कमियां हैं और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। This is a serious matter. The opposition is as much as the government interested in the defense of the country, security of the country, and the opposition wants to stand up in unity in support of our jawans and our forces. We should be allowed an opportunity to speak our mind. Of course, in the course of the discussion, there will be a few questions raised against the
government, and they are bound to answer the questions. The Rajiv Gandhi Foundation donation is not the cause of the Chinese intrusion in Arunachal Pradesh. क्या ये रवैया है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कि आपका गुजरात का मंत्रिमंडल हो रहा है तो आप राष्ट्र को ये नहीं बताओ कि हमारे सेना के जवानों को दिक्कतें आ गई हैं, वो इंजर्ड हुए हैं, उसको छुपा के रखोगे? हम आज क्या चाहते हैं कि आइए हमारे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम आपसे साझा करें, चर्चा करें, राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है, अब वो बात कर लें, इसमें क्या दिक्कत है? कि नहीं चर्चा नहीं। उनके ही एमपी तापिर गाओ वो कहते हैं कि चाइना हमारे सरहद में घुस गया है, उन्होंने हमारे वहां ब्रिज बना लिया है, हमारे लोगों को उठा के ले जा रहा है। ऑपोजिशन के पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। PT-17 डोगरा हॉट स्प्रिंग, कैलाश, पेंगोंग लेक ऐसी जगह है जहां हमारी सरहद में हम पेट्रोलिंग करते थे। आज ये सरकार ने इन पॉइंट्स पे पेट्रोलिंग बंद करवा दिया है। पूरी तरह से निराशाजनक है। सेटिस्फाई होते तो सब लोग बैकआउट करके पूरा विपक्ष जाता। और दूसरे कुछ परंपराएं होती हैं हमारे यहाँ राज्यसभा में, हमेशा ही परंपरा रही है कि जब भी कोई स्टेटमेंट आएगा उसका स्पष्टीकरण होगा, क्लैरिफिकेशन लोग मांगेंगे। अब क्लैरिफिकेशन ही मांगेंगे, क्लैरिफिकेशन जब मांगे जाते तभी तो असलियत सामने आती। अब आने नहीं दे रहे हैं, हर चीज़ को छुपाना ही चाहते। देश की सीमाओं की कीमत पर भी जब से ये लोग सत्ता में आए हैं तब से हमारे देश की सीमाएं कुछ सिकुड़ गई। उधर MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तवांग झड़प पर पीएम मोदी को निशाना बनाया। उनका कहना है कि देश के पीएम राजनीतिक नेतृत्व के मामले में नाकाम साबित हो रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि देश के पीएम चीन का नाम लेने से डरते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाने में सरासर नाकाम साबित हो रहे हैं। 56 इंच का सीना दिखाइए, लाल आंख दिखाइए ना। 9 तारीख को ये क्लैश होता है, आज आप आकर पार्लियामेंट को कहते हैं अगर मीडिया रिपोर्ट नहीं करता तो आप तो बोलते भी नहीं, आप तो खामोश बैठ जाते। कैसे 18,000 फीट नीचे से ऊपर आकर चीन हमला करते हैं हमारी भारत की फौज के ऊपर, हमारी जमीन में कैसे आता है? क्यों आप पिछले 2 हफ्ते में कि हमने इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल क्यों किया जब चीन के एयरफोर्स घुसना चाह रही थी उसी जगह पर? तो ये सरासर इनकी नाकामी और झूठ बोल रहे हैं। भाई लेके जाइए ना हमको, चलिए पूरे ऑल पार्टी लेके जाइए उस जगह पर जहां पर क्लैश हुआ, लेके जाइए हमको डेमसाक और डेमचौक में, देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर। आप तो सरेंडर कर चुके हैं चीन को, आप तो बोलते ही नहीं है कुछ चीन के बारे में। चीनी सैनिकों द्वारा किए गए घुसपैठ के विरोध में मुंबई में रजा एकेडमी ने विरोध प्रदर्शन किया। रजा एकेडमी से जुड़े लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारत सरकार से चीनी सामान पर रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शन में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक भी शामिल हुए। हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जवानों का हौसला बुलंद करे और चाइना के ताल्लुक से सिर्फ बयानात से काम नहीं चलेगा, बल्कि सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है कि हमारे जवानों की जान की हिफाजत हम कर सकें। हिंदुस्तान के जवान हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। अगर उनके पैर में एक कांटा लगे, उस कांटे को भी हमको महसूस करना चाहिए और इतनी भी उनको तकलीफ हो, ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए। जो चाइना ने हमारे मुल्क में हमारे फौजियों पर जो हमला किया है उसकी मजम्मत के लिए हमने ये एहतजाज किया है। और बम्बई में 13, 14, 15 दिसंबर ये 3 दिन चाइनीज़ हुकूमत की तरफ से चाइनीज़ के जो गुड्स हैं, उनके सामान हैं, उसकी नुमाइश हो रही है। हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो हमारे फौजियों पर हमला कर रहे हैं और हम उनके सामान की यहाँ पर नुमाइश लगाएं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। फौरी तौर पर उस नुमाइश को बंद करना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि भारत को कोई मिटा नहीं सकता है, भारत को कोई दबा नहीं सकता है, भारत कभी मर नहीं सकता। पीएम मोदी ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब भारत और चीन की सेना के बीच 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में झड़प हो गई थी। इस झड़प में दोनों देशों के सैनिक मामूली रूप से घायल हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत वो अमर बीज है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा दब सकता है, थोड़ा मुरझा सकता है, लेकिन वो मर नहीं सकता, क्योंकि भारत मानव सभ्यता का सबसे परिष्कृत विचार है, मानवता का सबसे स्वाभाविक स्वर है। श्री अरबिंदो का 150वां जन्म वर्ष
पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उनकी प्रेरणाओं को, उनके विचारों को हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए देश ने इस पूरे साल को विशेष रूप से मनाने का संकल्प लिया था। ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आजादी का भाव भी सशक्त किया है और आत्मा को भी पुनर्जीवन दिया। इनमें से 3 श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही समय में घटी। इन घटनाओं से इन महापुरुषों का जीवन भी बदला और राष्ट्र जीवन में भी बड़े परिवर्तन आए। जिन अरबिंदो को खुद युवावस्था में भारतीयता से दूर रखा गया था, लोग अब उनके विचारों में भारत को देखने लगे। यही भारत और भारतीयता की असली ताकत है। उसे कोई कितना भी मिटाने की कोशिश क्यों न कर ले, उसे हमारे भीतर से निकालने की कोशिश क्यों न कर सके। भारत वे अमर बीज है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा दब सकता है, थोड़ा मुरझा सकता है, लेकिन वो मर नहीं सकता। वो अजय है, अजरा अमर है, क्योंकि भारत मानव सभ्यता का सबसे परिष्कृत विचार है। ब्रेक के बाद खबर बिहार से है, जहां पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को दौड़ा कर पीटा है। 7वें चरण की बहाली को लेकर सड़क पर उतरे अभ्यर्थियों के उग्र प्रदर्शन से राजधानी के सबसे अहम इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। प्रशासन ने प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए मौके पर वाटर कैनन को बुलाया था, पर उसकी जगह लाठी को इस्तेमाल किया। मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने पुलिस और शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच हुई इस टकराव का जायजा लिया। डाक बंगला चौराहा पर प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दौरा कर पुलिस ने अभ्यर्थियों की पिटाई की है। उसके साथ साथ कई अभ्यर्थियों को देखिए पुलिस ने अभी हिरासत में ले लिया है और अभी सभी को थाने ले जा रही है पुलिस। कुल मिलाकर ये कहें अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर मचा हुआ है। डाक बंगला चौराहे पर आप देख सकते हैं, पहले वज्र वाहन के जरिए कहा गया कि आप लोग खाली करिए, उसके बाद वाटर कैनन लगाया गया ताकि पानी की बौछार किया जाए, लेकिन वाटर कैनन नहीं चलाया गया। और देखिए अब फिर से पुलिस जो है लगातार जो अभ्यर्थी है उनको खदेड़ रही है और लगातार लाठीचार्ज हो रहा है। पटना पुलिस देख सकते हैं अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर रही है और जो अभ्यर्थी हैं पिछले 4 घंटे से लगातार डटे हुए थे, अपनी मांग पर डटे हुए थे, 7वें फेज की बहाली की मांग कर रहे थे। इस बीच वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि अभ्यर्थियों को यह कहा गया कि पहले पानी की बौछार होगी, आप लोग उठ जाइए, लेकिन वाटर कैनन की गाड़ी लगी रही और इस बीच पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आप देखिए तस्वीर आपकी डाक बंगला चौराहा पर किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है और फिलहाल यहाँ पर डाक बंगला चौराहा खाली करा दिया गया है, लेकिन जो हालात है वो देख सकते हैं अब सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो अभ्यर्थी जिनको हिरासत में लिया गया है वो देख सकते हैं इसी वैन में अंदर मौजूद हैं। जो अभ्यर्थी हैं उनको अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है। तो हम कोशिश करते हैं कि तो ये देखिए कि फिलहाल अभी जो शीशे हैं उसको लगा दिया गया है। तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर मजिस्ट्रेट हैं या फिर जो भी अधिकारी हैं देखिए मोर्चा संभाले हुए हैं। अब भी जो है अभ्यर्थी बैक फुट पर जाने को तैयार नहीं है और इसी तरह से अगस्त महीने में शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट किया था और उस दौरान भी पुलिस ने लाठीचार्ज की थी। आज फिर से देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, देखिए अभी भी जो है कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया जा रहा है और तस्वीर दिखाते हैं आपको। हम देखिए वहाँ कि किस तरह से जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको भी हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है।
तो ये देखिए अभी भी डकमंगला चौराहा के चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और कुल मिलाकर ये कहें पुलिस ने बलपूर्वक प्रयोग किया है। हालांकि जो वाटर कैनन की गाड़ी लगी थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया गया और सीधे लाठीचार्ज किया गया, जो कई सवाल भी कहीं न कहीं बन रहा है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। क्या बिहार की कमान तेजस्वी के हाथों सौंपने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं? क्या 2025 की लड़ाई तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन के नेता लड़ेंगे? यह सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि नीतीश ने मंगल के संकेतों की सियासत को बेहद गरमा दिया है। एकदम करेगा, समझ गए ना? सिंपैथी है तेजस्वी जी के साथ। बेचारे युवा हैं, अच्छे से जाल में उनकी नीतीश जी के जाल में बढ़िया से फंस गए हैं। पूरे नीतीश जी का प्लानिंग है कि पूरे जदयू को राजद में मर्ज कर देने का, और उसी तहत यह काम भी कर रहे हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि चूँकि जनता का विश्वास पूरा वो खो चुके हैं। अभी 3 बाई इलेक्शन बिहार में हुए, आपने रिजल्ट देखा होगा। 2 बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, जबकि महागठबंधन के 7 दल उनके साथ थे। ये सही बात है कि तेजस्वी यादव जी को वो अपना ब्लेसिंग दिए हैं, हमको भी कई लोगों ने बताया, तो हम लोगों को खुशी है। खबर राजस्थान से, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। प्रदेश में यात्रा को मिल रहे रिस्पांस से कांग्रेस का जोश हाई है। मंगल को सवाई माधोपुर में यात्रा का दूसरा दिन था। यात्रा ने जिले में 22.4 किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान राहुल गांधी ने किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। यात्रा में राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी के अलावा गोविंद सिंह डोडात्सरा और सचिन पायलट भी शामिल हुए। तो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की ये 10 तस्वीरें आपके सामने हैं और इन 10 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस यात्रा को लेकर राजस्थान में कितना जोश है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार है और जब से राहुल गांधी, बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा सबसे ज्यादा राजस्थान में सबसे ज्यादा दिन गुजारने वाली है और इस यात्रा का यह दूसरा दिन राजस्थान में है। आज 22 किलोमीटर से ज्यादा पदयात्रा राहुल गांधी ने की है। इस यात्रा की खास बात यह रही कि आज राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हुई। इसके अलावा राजस्थान के कांग्रेस के सीनियर लीडर सचिन पायलट भी इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ रहे। लेकिन इसके अलावा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो एक हुजूम, एक भीड़ देखने को मिल रही थी। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल हुए। तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान में है और आज दूसरे दिन का पड़ाव जो है सवाई माधोपुर में एक तरह से हुआ और कल फिर सुबह 6 बजे से यह यात्रा रमादमा हो जाएगी। तो उधर सचिन पायलट ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बताया कि जिन मुद्दों को लेकर राहुल यात्रा कर रहे हैं वो वाजिब हैं। इसमें महिलाएं, युवा अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। प्रदेश समेत पूरे देश में यात्राओं को पूरा समर्थन मिल रहा है। जहां जहां से यात्रा निकल रही है वहां पर लोगों का अपार स्नेह दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को और मजबूती प्रदान करेगी। सचिन पायलट ने हिमाचल विधानसभा चुनाव परिणाम पर भी अपनी बात रखी। भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगाई, हमने न कि भाजपा को हराया बल्कि पूरी तरह सफाया कर दिया। आगे के लिए यह बेहतर संकेत है। माहौल है, जो युवाओं की भागीदारी है, उसको देखकर लगता है कि जो इश्यूज इस यात्रा के माध्यम से उठाना चाहते राहुल जी, उसको पब्लिक स्वीकार कर रही है और एक नई उमंग और नई आशा के साथ इस यात्रा को लोग रिसीव कर रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में भी मिली है। प्रियंका जी ने भी आज राहुल जी से बात की, आपने भी की है, कुछ रोड मैप भी तैयार हुआ होगा।
हिमाचल में पूरी ताकत के साथ बीजेपी ने प्रचार किया। वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह राज्य है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब लोगों ने वहाँ पूरी ताकत लगाई छोटे से राज्य में, लेकिन हम लोगों ने वहाँ बहुत मेहनत करी और पार्टी की लीडरशिप ने वहाँ पर अपना प्रचार किया। हम लोग वहाँ जीते हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हैं। तो ये धारणा कभी कभी पैदा करने की कोशिश भाजपा करती है कि उत्तर भारत में जहाँ हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर भाजपा को हरा नहीं सकते। न सिर्फ हमने भाजपा को हराया है, लेकिन अच्छी तरह से हराया है और आने वाले भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत चलने वाली मौलाना आजाद फेलोशिप पर ताला लग गया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में कश्मीर के रिसर्च स्कॉलर्स प्रभावित हुए हैं और अब उनकी पढ़ाई पर संकट मंडरा रहा है। जानकारों के मुताबिक संसद सत्र के दौरान एक प्रश्न का जवाब देते हुए मौलाना आजाद फेलोशिप को अगले शैक्षणिक सत्र से दूसरी योजनाओं पर ओवरलैप करने का हवाला देते हुए बंद किए जाने का ऐलान किया गया है। जाहिर है कि इससे रिसर्च कर रहे छात्र छात्राओं पर व्यापक असर पड़ने वाला है, जिससे जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। हमारे संवाददाता खुर्रम शहजाद ने जम्मू कश्मीर के रिसर्च स्कॉलर से बातचीत की। सबसे पहले तो मैं ये बात करूं कि ये जो फेलोशिप है ये हमें मुफ्त में नहीं दी गई है। ये हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक हम जब क्लियर करते हैं उसके बाद हमें ये फेलोशिप दी जाती है, और इफ़ वी आर परस्यूइंग PhD या रिसर्च या MPhil उसके बाद हमें ये फेलोशिप दी जाती है। ओनली बीइंग माइनॉरिटी हमें ये फेलोशिप नहीं दी जाती है। तो 2020 के बाद ये चेंज कर दिया गया है कि आपको पहले नेट क्लियर करना है, एंड इफ़ यू आर माइनॉरिटी बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, अगर उससे आप बिलोंग करते हो तो ही आपको ये फेलोशिप दी जाएगी। और अगर आप परस्यूइंग हो तो उसमें भी अगर आप JRF के कट ऑफ से 1 या 2 पॉइंट नीचे हो तभी आपको उसमें ये सेलेक्ट किया जाता है कि दैट यू विल गेट दिस फेलोशिप। माय टॉपिक इज़ एलिनेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू कश्मीर क्राइसिस। तो उस सिलसिले में मुझे डेटा जाके रजौरी, भद्रवाह, जो भी बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ से डेटा कलेक्ट करके लाना। तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर दैट आई नीड फंड, सो जो कि इस फेलोशिप से आ रहे थे, बिकॉज आई एम एन अवार्डी सिंस लास्ट 1 ईयर। लेकिन अभी ये जो बोल रहे हैं कि इसको डिसकंटिन्यू किया जाएगा तो इससे काफ़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जब ये फेलोशिप एक ऐसा असिस्टेंस है स्टूडेंट्स के लिए जो खासकर PhD स्कॉलर्स हैं उनके लिए, कि इस असिस्टेंट के थ्रू वो अपनी जो PhD की रिसर्च है उसको भी एक इफ़ेक्टिवली जो है वो कर सकते हैं, और अपनी जो घर के जो, क्योंकि एक ऐसा स्टेज होता है इसमें घर के भी काफ़ी सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी होती हैं। तो जाहिर सी बात है सर, अगर ये जो PhD की जो फेलोशिप है जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को खासकर मिलती है, अगर ये बंद हो जाती है तो डेफिनेटली इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हायर एजुकेशन खासकर जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर होंगे। क्योंकि जितने भी जो रिसर्च एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा इसी उम्मीद से आते हैं कि भाई हम जो PhD रिसर्च करेंगे तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के एड्स के थ्रू जो भी स्कॉलरशिप के थ्रू करते हैं। और जैसे आपको पता है जो नेट JRF की जो कट ऑफ होते हैं बहुत हाई होती है और जो ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे फॉल नहीं कर पाते। तो स्पेशली जैसे हमारे लद्दाख के जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं वो एजुकेशनल इतनी हमारे वहाँ पे इतनी क्वालिफाई नहीं है कि हम नेट JRF क्वालिफाई करें, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं और इसी उम्मीद में आते हैं कि क्योंकि आपको पता है दिल्ली जैसे जगहों में या जो रेस्ट ऑफ द इंडिया में जहाँ हमें जो है परस्यू करना विदाउट स्कॉलरशिप बहुत मुश्किल है। एक तरफ सरकार बुलंद मांग दावे करती हैं सबका साथ सबका विश्वास करने की, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने स्टेप लिया है और इस फेलोशिप को डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया है, लग रहा है कि सबका साथ और सबका विश्वास करने के बजाय सरकार सबका जो है विश्वासघात कर रही है। जो जामिया विश्वविद्यालय की जो वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर जी, चूँकि वो प्रधानमंत्री के बड़ी खास हैं, बड़ी करीबी हैं, तो उनसे भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो मसला प्रधानमंत्री ऑफिस और माइनॉरिटी जो मिनिस्ट्री है उनसे टेकअप करके मसला उठाए, ताकि जो स्टूडेंट जो डिसकंटिन्यूड हैं, जिनको जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जिनकी रिसर्च पेंडिंग है या जिनकी रिसर्च इस चीज़ से इफेक्ट हुई है, तो मामला मरकजी सरकार से उठाना चाहिए जामिया विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर, ताकि जो स्टूडेंट्स का जो प्रीशियस जो कैरियर है उसको प्रिजर्व और सेव रखा जाए।